तो चलिए अब देख लिए हम लोग कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि पाथ रेफरेंस यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए पाथ रेफरेंस के लिए कंडीशंस दिया जा रहा है। पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स मीटिंग एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाई एक्स वाई डी बाई कैपिटल डी। यहाँ देखिए स्मॉल डी क्या है, तो ये देख सकते हैं स्मॉल डी है, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल डी क्या है, इस स्लिट का जो प्लेन है और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। और वाई क्या है, यहाँ देखिए वाई क्या है, सेंट्रल फ्रिंज से किसी आर्बिट्री फ्रिंज, आर्बिट्री मतलब कि जिसको भी आपने चूज़ किया होगा, उस फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पाथ रेफरेंस है वो है S2M। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए फिर से। देखिए S1 से एक वेव चलती है P पे आती है, S2 से वेव चलती है P पे आती है। तो इनमें से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, S1P या फिर S2P? तो आप कहेंगे कि S2P ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो S2P कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? तो हम लोग मानते हैं कि ये X जो है इतना ही डिस्टेंस इसने ज़्यादा कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो X जो है वो एक्चुअल में S2M के इक्वल है, जितना कि उसने ज़्यादा चला। देखिए इतना ज़्यादा ये डिस्टेंस चला है, तो यही S2M के इक्वल होगा। तो यही होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फार्मूला हो जाता है x, जो कि पाथ डिफरेंस है, मतलब कि S2P जो वेव है वो S1P से कितना ज़्यादा डिस्टेंस का चलती है, उसी को कहते हैं x। तो x है y क्या है, सेंट्रल फ्रिंज से आर्बिट्री फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। और कैपिटल डी क्या है, स्लिट का जो प्लेन है उससे स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम पॉइंट पी पे हम मैक्सिमा देख रहे हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, जो भी बना होगा वहाँ पे कुछ भी बन सकता है। पॉइंट पी पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक। तो सपोज करते हैं कि पॉइंट पी पे मैक्सिमा का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैक्सिमा का फॉर्मेशन होने का मतलब यहाँ पे हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज बनी है। तो ब्राइट फ्रिंज बनी है तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि वेवलेंथ के फॉर्म में जो पाथ रेफरेंस हुआ होगा वो x इज इक्वल टू एन लेमडा हुआ होगा। ये आपको याद करना होगा कि जो पाथ रेफरेंस x इज इक्वल टू, अगर वेवलेंथ के फॉर्म में एन लेमडा है, जहाँ एन की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, इस टाइप से चलेगी। इंटीजर्स में प्लस माइनस में जीरो भी इंक्लूड होगा। तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू n की आप यहाँ पे रखते हैं और पाथ डिफरेंस इसके इक्वल हो जाता है, मतलब कि पाथ डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है आपका, देखिए ये भी पाथ डिफरेंस है। लेकिन अगर x की वैल्यू n लैम्डा हो जाए, जहाँ पे n की वैल्यू 0 या +-1 या +-2 इस फॉर्म का हो, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज जो बनता है वो बनता है ब्राइट फ्रिंज बनती है, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये है पाथ डिफरेंस की कंडीशन, x इज इक्वल टू एन लेमडा वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2। अब आते हैं मिनिमा के लिए। मिनिमा की अगर हम बात करें तो मिनिमा में क्या होता है, मिनिमा में x की वैल्यू जो लेना होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n की वैल्यू सेम है, 0 नहीं है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मिनिमा के लिए 0 नहीं लेंगे हम, जबकि मैक्सिमा के लिए जो n की वैल्यू वो 0 होती है, +-1 +-2 +-3 ऐसे चलती है। जबकि मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहाँ n की वैल्यू +-1 से स्टार्ट हो गए, +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन चलेगा। तो यहाँ पे n क्या है देखते हैं। एक तो n काउंट करता है नंबर ऑफ फ्रिंज को, जैसे कि आप थर्ड फ्रिंज की बात कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे अगर ऊपर चल रहे हैं तो +3 लिखेंगे और डाउनवर्ड है तो -3 लिखेंगे। ऐसे ही अगर आप थर्ड डार्क की बात कर रहे होंगे तो इस वाले पार्ट में, इसमें अगर ये थर्ड डार्क C से ऊपर है तो +3, अगर थर्ड डार्क C से नीचे है तो -3 लिखेंगे। तो यहाँ पे n का मतलब यही है, ये nth फ्रिंज की कोई बारे में बात करता है कि जो nth नंबर की फ्रिंज है वो उसके बारे में बात कर रहा है n। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। इफ स्लिट्स आर वर्टिकल द पाथ रेफरेंस एक्स इज डी साइन थीटा, सो एज थीटा इंक्रीजेज डेल्टा आल्सो इंक्रीजेज, बट इफ स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल बोथ differences is d cos theta, sorry, path difference is d cos theta, so if theta is increases x decreases। तो अब हमको ये देखना है यहाँ पे कि स्लिट हमारी वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल है, जैसे कि ये देखिए वर्टिकल स्लिट है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस x जो होता है d साइन थीटा होता है, और ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। जबकि अगर स्लिट यहाँ पे देखिए ये इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जो पाथ रेफरेंस है वो होता है डी कॉस थीटा, और इस केस में जो है थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे कॉस थीटा डिक्रीज होता है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे पाथ रेफरेंस डिक्रीज होगा। तो ये है। अब है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रिंजेस के बारे में, देख लीजिए। ऑल द फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ एंड विड्थ ऑफ ईच फ्रिंजेस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है ऑल द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ, सभी फ्रिंज की विड्थ इक्वल होती है। अब ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिर्फ YDSC मतलब कि यंग्स डबल स्लिट के लिए लिखे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बीटा मतलब कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बीटा क्या है? फ्रिंज की विड्थ। ये जैसे इतना बड़ी विड्थ है तो ये जो थिकनेस है इसके बारे में बता रहा है। लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी के बारे में जानते हैं आप, स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, और स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। तो इन वैल्यूज़ को रख के आप फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको विड्थ कहते हैं, निकाल सकते हैं। सेकेंड, इफ़ होल YDSC सेटअप इज टेकन इन अनदर मीडियम देन चेंजेस सो बीटा चेंजेस। तो अगर आप क्या करते हैं, ये जो पूरा सेटअप है इसको वाटर के अंदर डीप कर देते हैं, तो जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो अगर वाटर के अंदर आप चले जाएंगे तो आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, पहले एयर में जो मिल रहा है फ्रिंज विड्थ वो मिल रही है बीटा ए, जब आप लिक्विड के अंदर इसको लेके चले गए तो आपको मिल रहा है 3/4 बीटा ए, मतलब कि डिक्रीज हो जा रही है फ्रिंज विड्थ। थर्ड देखिए, फ्रिंज विड्थ बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/d विथ इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द सोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। तो अगर d की वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा कम होगा, d की वैल्यू कम होगी तो बीटा इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज दिस। तो सेंट्रल जो फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेंटर पे ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसी ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा कह रहे हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है, अगर ऊपर की तरफ लें तो वो आता है n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और अगर नीचे लेंगे तो माइनस में आएगा ये, ठीक है। जहाँ लैम्डा कैपिटल डी बाई डी क्या है, ये फ्रिंज विड्थ बीटा, तो इसकी जगह पे आप बीटा लिख सकते हैं, तो n इंटू बीटा लिख सकते हैं। जहाँ n की वैल्यू अगर ऊपर की तरफ है, सेंट्रल फ्रिंज से अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 0 1 2, अगर 0 रखते ही आप सेंट्रल पे आ जाएंगे। अगर आप नीचे चाहते हैं तो 0 -1 -2 ऐसे करके वैल्यूज़ को यूज़ करते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज जो है वो xn इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है। अब देखिए यहाँ भी लैम्डा डी बाई डी को बीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2n-1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू वैसे ही 1 2 3, अगर आप सेंट्रल फ्रिंज से अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं मतलब कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चाहते हैं देन -1 -2 -3 के फॉर्म में चलेंगे। तो इन चीज़ों को देखिए आप अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये YDSC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए कॉपी में। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से नोट कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जो सभी नोट हैं इनको ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। यहाँ देखिए ये 2 नोट पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये।
यहाँ पे देखिए सारे डिस्टेंस को सेंट्रल फ्रिंज से मेजर किया जा रहा है। देखिए फ्रिंज इधर भी बनती है और इधर भी बनती है, यहाँ से वेव इधर भी तो चलेगी ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं एक्चुअल में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किसी एक डायरेक्शन में चूज़ किया गया है, बट यहाँ की लाइट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही चलेगी। ये लाइटर ऐसे तो चली ठीक है, ये लाइटर इधर भी आएगी, ये वाली भी आएगी, तो इधर भी तो फ्रिंजेस फॉर्म होगी। ऐसे ये लाइटर यहाँ चलेगी, ये यहाँ भी आएगी, ये लाइटर इधर भी चलेगी, ये यहाँ से भी चलेगी। तो बहुत सारी फ्रिंजेस बनती हैं, ऊपर नीचे हर तरफ फ्रिंजेस बनती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर्बिट्री फ्रिंज सेंट्रल से ऊपर ले रहे हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज है। इससे इधर नीचे की तरफ भी बहुत सारी फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। तो अभी देखिए ये 1 ये 2 ये फ्रिंजेस बन रही हैं। तो इधर भी हो सकता है डार्क बने या फिर ब्राइट बने, जैसा कि ऊपर बन रही है। तो यहाँ पे अगर डाउनवर्ड ब्राइट या डार्क ले रहे हैं तो इनकी वैल्यू माइनस में लेते हैं, ऊपर ले रहे हैं तो प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो इस एन की वैल्यू इस वाले में या फिर इस फॉर्मूले में रख के हम लोग पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है। और फिर x की वैल्यू को रख के इस वाले इक्वेशन में आप इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं y से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसको पढ़िए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस। एक्चुअल में इंटरफेरेंस का क्या यूजेज है उसके बारे में भी हमको बात करना है अभी, कि हम लोग इंटरफेरेंस क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है, कहाँ हमने इंटरफेरेंस देखा है डेली लाइफ में। तो अब देखिए डेली लाइफ में आपने इंटरफेरेंस कहाँ पे देखा है। वाइट लाइट में तो आपने देखा है कलरफुल सोप बबल। कलरफुल सोप बबल जो दिखते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखते हैं। इसके बाद आप किसी वाटर के सरफेस पे अगर ऑयल की लेयर है वो भी कलरफुल दिखती है, ये भी इंटरफेरेंस है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जान के हम क्या करेंगे, इसका क्या यूज होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस का यूज़ क्या है। मान लीजिए कि कोई सोप बबल कलरफुल दिख रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हम कोई चीज़ क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम उसका कोई यूज़ करें। तो कोई सोप बबल कलरफुल है तो इससे हमको क्या मतलब है, या फिर ऑयल की जो लेयर है वाटर सरफेस पे वो कलरफुल दिख रही है तो इससे हमें क्या। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ना होगा और आपको जानना होगा टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये टॉपिक वैसे तो उतना डिटेल में आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ना तो इंटरफेरेंस के यूजेस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बट आपको फिर भी बता दिया जा रहा है यहाँ पे कि इंटरफेरेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो है होलोग्राफी में। होलोग्राफी क्या होता है, आपने देखा होगा 3 डायमेंशनल पिक्चर जिसको कहते हैं। एक तरीके से ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, एक सिंबल के फॉर्म में 3 डायमेंशनल पिक्चर्स देखे हैं आपने, जो कि बहुत सारे बुक और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के ऊपर पेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चले कि प्रोडक्ट असली है या नकली। तो वो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स जो होते हैं वो इंटरफेरेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। ऐसे ही 3D वीडियोस जो हैं उसमें भी इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस। देखने में लगता है कि इसका कोई भी खास यूज़ नहीं है, बट मॉडर्न टाइम में इसका बहुत ही ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में 1 न्यूमेरिकल ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो आप ज़रूर इसको एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हमने डिफरेंट टाइप के इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा है यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, और एन की वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंट केसेस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDSC, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेज है उनकी शिफ्टिंग कैसे होती है। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये है पैटर्न यहाँ पे बनता है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट फ्रिंज सेकेंड थर्ड ऐसे बनती है। तो कुछ मॉडिफिकेशन करने पे ये जो फ्रिंजेस हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये सेंटर से ऊपर, ये सेंटर भी शिफ्ट हो जाता है कहीं और। तो इस तरीके से
शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रिंजेस को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है आपको, इफ़ अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास इज पुट इन पाथ ऑफ वन ऑफ द वेव देन होल फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी अभी YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसमें आप देखते हैं कि ये स्लिट है। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या होगा, यहाँ पे कोई सोर्स होगी और ये कंप्लीट एक बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे 2 पिन होल हैं, इनके अंदर से यहाँ से वेव्स निकल रही हैं। ये दोनों वेव मीडियम में चलती हैं, ये इधर भी चलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर ही चलेंगी, ये सभी डायरेक्शन में चलती हैं। तो किसी आर्बिट्री पॉइंट P को चूज़ किया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वेव्स चल रही हैं इनमें से एक के पास में एक ग्लास शीट या फिर माइका शीट रख दिया गया है जिसका थिकनेस स्मॉल t है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थिकनेस t है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए इसके बारे में ये अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ अ फिल्म इज पुट इन पाथ ऑफ अपर वेव फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड एंड इफ फिल्म इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लोअर वेव पैटर्न शिफ्ट डाउनवर्ड। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो ये P पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और अगर इसके पाथ में रखते हैं तो P पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि nth फ्रिंज की जो पोजीशन है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए जो शिफ्टिंग हुई वो कितनी हुई, वो होती है कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब इसमें सारी चीज़ें नोन है। कैपिटल D क्या है, ये वाला डिस्टेंस, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, म्यू इस माइका या फिर ग्लास शीट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और टी इसकी थिकनेस। तो इस फॉर्मूले से आप फ्रिंज अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई, कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट हुई वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है फार्मूला, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं एडिशनल पाथ रेफरेंस जो होता है वो इसमें ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। म्यू माइनस 1 इंटू 2 ये एडिशनल पाथ रेफरेंस अब बढ़ जाता है। पहले पाथ रेफरेंस जो भी था उसमें म्यू माइनस 1 प्लस टी करना होगा। अब दोनों वेव्स के अगर पाथ रेफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस देन वी कैन राइट n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं अगर जो शिफ्ट है वो n फ्रिंजेस के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। t की वैल्यू होगी n लैम्डा बाई म्यू माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप किसी एक फ्रिंज की थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज मिल जाए तो आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 टी बाई लैम्डा। तो ये दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप इनको आसानी से अरेंज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। तो शिफ्ट जो है वो फ्रिंज के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कोई सा भी ऑर्डर हो, ठीक है। शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो जितना जीरो ऑर्डर की फ्रिंज की शिफ्टिंग होती है एग्जैक्टली उतनी ही शिफ्टिंग किसी भी दूसरे फ्रिंज की होती है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, शिफ्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। जो ये शिफ्टिंग है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है चलिए देखते हैं, आपको एप्लीकेशन बताया गया है अभी, तो उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इलिस्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस आपने कहाँ कहाँ पे देखा हुआ है, देखते हैं। इंटरफेरेंस इफेक्ट आर कॉमनली ऑब्जर्व थीन फिल्म व्हेन देयर थिकनेस इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इफ it is too thin as compared to wavelength of light, it appears dark, and if it is too thick
This result in uniform illumination of the film. Thin layer of oil on water surface and soap bubble shows various color in white light due to the interference of waves reflected from the two surfaces of the film. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई ऑयल है, सॉरी वाटर है, फिर से देखिए ये वाटर सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑयल की थीन फिल्म बनी है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से लाइट आती है तो ये एक्चुअल में जो एयर लिखा है इसको हम लोग लाइट के बारे में जाने, ये लाइट है। लाइट जब आती है तो ये लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ पे अंदर चला जाता है, कुछ बाहर वाले सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिए अंदर वाले, उसके बाद क्या होता है कुछ सरफेस जो होता है, कुछ लाइट जो होती है वो वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है और कुछ ऑयल के सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों देखिए दो वेव्स हो जाती हैं जो कि इस मीडियम में इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं और यहाँ पे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। जब ये आप आँखों से देखते हैं तो आपको यही कलरफुल दिखता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए आपको पता है कि इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव्स होनी चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस सेम हो या फेज डिफरेंस ज़ीरो हो, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है इसके ऊपर ऑयल का एक फिल्म बना हुआ है। ये जब लाइट, ये जो है ये लाइट है एक्चुअल में, यहाँ पे लाइट लिख सकते हैं आप, ये एयर की जगह लाइट लिखिए। जो लाइट आती है वो उसका कुछ पोर्शन ऑयल के अपर सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन ऑयल के अंदर ट्रांसमिट होता है, मतलब कि उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका कुछ पार्ट अब वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है ऑयल के अंदर से, और ये लाइट जो है और जो ऑयल के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है ये दोनों लाइट कोहेरेंट वेव्स जैसा बिहेव करती हैं और ये दोनों क्या करती हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं इस एयर में और इसी से आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है ये वाइट लाइट है, इसलिए जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कलर्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है तो यहाँ पे कलर्ड फ्रिंजेस दिखती हैं आपको, ठीक। ऐसे ही होता है सोप बबल में। यहाँ पे देखिए जो लेयर है सोप बबल में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, उसके अंदर एयर फील्ड होती है। तो मेम्ब्रेन की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ऑल्दो बहुत ही कम है बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होगी। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए जब लाइट रे आती है यहाँ से, ये लाइट रे कुछ पोर्शन इसका अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ सरफेस अंदर जाता है एयर के और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलता है। ये दोनों रे जब मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं और ये बनाती हैं कलरफुल पैटर्न। क्योंकि ये लाइट यहाँ पे भी वाइट लाइट है तो यहाँ पे कलरफुल पैटर्न बनेंगे। अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट लें तो फिर हमें ब्लैक दिखेगा डार्क और ब्राइटेस्ट जो है वो ब्राइट मैक्सिमा दिखेगा, बट यहाँ पे क्योंकि वाइट लाइट है तो हमें फ्रिंजेस कलर्ड दिखती हैं। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है थीन फिल्म का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मेम्ब्रेन ये जो है थीन फिल्म से नहीं है इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे ये वाले इंटरफेरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये वाले इंटरफेरेंस हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ डिफ्रैक्शन देखिए क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है, अब ये है डिफ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही होगी, ये इसके पास में एक वेरी स्मॉल अपर्चर है, इसकी साइज़ जो है वो इस लाइट की वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो क्या होता है, जब लाइट यहाँ से पास करती है तो ये अपने पाथ से ये इधर बेंड हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है, आने के बाद ये लाइट, ये जो होल है देखिए, यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन तभी ऑब्जर्व होगा जब इस होल का जो साइज़ है वो इस लाइट की वेवलेंथ के कंपरेबल होगा। ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे अगर कोई विंडो है, कोई डोर है, तो आपको डिफ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो होल है ये पिन होल होना चाहिए और इसकी साइज़ लगभग लाइट के वेवलेंथ के आसपास होनी चाहिए। तब यहाँ से जो लाइट पास करती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या दिखता है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन हो तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल ब्राइट, देन यहाँ पे शैडो, फिर यहाँ पे ब्राइट एंड शैडो। तो यहाँ पे एक तरीके से फ्रिंजेस ही बनती हैं। ऐसे देखिए इस टाइप का बनेगा यहाँ पे पैटर्न, अगर आप देखना चाहेंगे। देखिए ये बनेगा ब्राइट, उसके बाद ये शैडो जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं दोनों तरफ, फिर इसके बाद ब्राइट बनेगा लेकिन उसकी थिकनेस कम होगी, फिर शैडो बनेगा ऐसे ऐसे। तो इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पैटर्न को आप थोड़ा सा इस टाइप का समझ सकते हैं। देखिए ये है, फिर इसके बगल में शैडो बनेंगे दोनों तरफ ऐसे, फिर इसके बगल में ब्राइट, फिर शैडो बनेंगे। तो इस टाइप का पैटर्न दिखता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे इसी घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो देखिए इंटरफ्रेंस में भी फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है, डिफ्रैक्शन में भी फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है, बट दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, इसमें एक ही स्लिट यूज़ किया जा रहा है और इंटरफ्रेंस में हमने डबल स्लिट यूज़ किया है। दूसरी बात, इंटरफ्रेंस में सभी फ्रिंजेस की थिकनेस सेम है, जबकि इंटरफ्रेंस में सभी फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो सेम है, जबकि डिफ्रैक्शन में सभी की थिकनेस अलग अलग होती है। तो ये बात आपको समझना होगा। डिफरेंस के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। देखिए ये है, यहाँ पे देखिए अगर ये लाइट सोर्स है, इसके पास में कोई ऑब्स्टेकल रखा गया है जो कि बहुत ही छोटा सा होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ शैडो बनना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन फिनोमेना इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है फ्रेजनल क्लास और सेकंड है फ्राउनहोफर क्लास। तो फ्रेजनल क्लास क्या होता है देखते हैं। इफ़ ईदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस ऑब्स्टेकल और अपर्चर, द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेजनल टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे हों, तो इस तरीके के डिफ्रैक्शन को कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। देखिए अभी आपको बातें नहीं समझ में आ रही है, अभी हम डिटेल में बताएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें आप देख सकते हैं इन दिस केस बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। अभी हम आपको इनके बारे में डिटेल में जब बताएंगे तब आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल आपको देखने में लग रहा होगा बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। ये देखिए डायग्राम है फ्रेजनल क्लास का। ठीक है, इसमें सोर्स है, यहाँ पे एक स्लिट है और स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए ये फ्राउनहोफर है, इसमें क्या है, सोर्स को इनफाइनाइट पे लिया गया है, ये है स्लिट, एक लेंस यूज़ करके यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रिंज फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सोर्स कहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे।
इसमें कोई लेंस नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है। तो डिफरेंस यहाँ देखिए क्या है। कॉमन एग्जांपल्स, डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, नैरो वायर एंड स्मॉल ओपेक डिस्क। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं फ्रेस्नेल क्लास के। जबकि फ्राउनहोफर की बात करें तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये सभी एग्जांपल हैं फ्राउनहोफर क्लास के। फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइम के डिफ्रैक्शंस पे वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न डिफरेंस में आपको रह गया होगा, फ्रेस्नेल क्लास क्या होता है, फ्राउनहोफर क्लास क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट डिस्टेंस लिखने का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखने का क्या मीनिंग है, कैसे स्लिट से सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कैसे स्लिट से सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बता देते हैं कि यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला डिफ्रैक्शन है। फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन की सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो यही एक टॉपिक है जिसमें आपको फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना है। इसके बाद आपको सिर्फ फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, और वो भी सिर्फ एक ही पढ़ना है। वो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी और डिफ्रैक्शन जैसे कि डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, उसमें भी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। सिर्फ इतना ही आपको सिलेबस में है। देखिए बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना चाहिए बिगनिंग में। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेस्नेल क्लास में आपको सिर्फ ये जानना है कि फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता क्या है। फ्राउनहोफर में ये जानना है कि फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इतना टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको पढ़िए, बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनका मीनिंग क्या है। तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है और कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है।